वेलकम टू यूपीएससी एग्जाम प्रेप। आज है 24 सितंबर 2023 और स्वागत है आपका करंट अफेयर्स न्यूज डिस्कशन में। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला आर्टिकल है सौर मंदिर के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ये सौर मंदिर मामल्लपुरम में एक ऐतिहासिक तट मंदिर ने भारत का पहला हरित ऊर्जा और पुरातात्विक स्थल बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो आइए इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये मंदिर तमिलनाडु के मामल्लपुरम या महाबलीपुरम में स्थित एक ऐतिहासिक मंदिर है। ये भगवान शिव और भगवान विष्णु को समर्पित है। इसका निर्माण नरसिम्हन द्वितीय के शासनकाल में हुआ था, जिन्हें राजसिम्हा जो पल्लव वंश के शासक थे के नाम से भी जाना जाता था। इन्होंने 700 से और 728 ईस्वी तक शासन किया था। सौर मंदिर तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर महाबलीपुरम में कई हिंदू स्मारकों में से एक है। इस टेम्पल का आर्किटेक्चर देख लेते हैं। तो सौर मंदिर टेम्पल एक संरचनात्मक मंदिर है जो 8वीं शताब्दी ईस्वी में ग्रेनाइट के ब्लॉकों से बनाया गया था। ये दक्षिणी भारत का सबसे पुराने संरचनात्मक मंदिर यानी रॉक कट टेम्पल के मंदिरों में से एक है। ये द्रविड़ वास्तुकला का सबसे महत्वपूर्ण और प्रतिष्ठित उदाहरणों में से एक है। यह द्रविड़ वास्तुकला की विशेषता इसकी पिरामिड नुमा मीनारें, जिन्हें विमान कहा जाता है, जो सौर मंदिर में 2 विमान टावर हैं। यह एक शिव और एक विष्णु का मंदिर के लिए समर्पित है। विमान टावरों को हिंदू देवी देवताओं और जानवरों और ज्यामितीय पैटर्न की जटिल नक्काशी से सजाया गया है। जैसे आइए दिखाते हैं आपको हम। ये टेम्पल मंदिर का नक्शा है। इसमें ये विमान है एक, और एक विमान ये है। ये इस तरह से ये पिलर एक हो गया और एक 2 हो गया। ये जगमोहन है और ये इसको शिखर बोलेंगे। आइए देखते हैं। सौर मंदिर परिसर सहित मामल्लपुरम स्मारकों और मंदिरों को सामूहिक रूप से 1984 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था। तो आइए यूनेस्को के बारे में कुछ देख लेते हैं। तो यूनेस्को का मतलब यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक और वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है। संविधान जो 1946 में लागू हुआ था, उसने शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने का आह्वान किया था। इसका मुख्यालय फ्रांस के पेरिस में है और इसका मूल संगठन तो ये संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद है। आइए देखते हैं। तो इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है, प्राथमिक लक्ष्य इसका शिक्षा, विज्ञान और संस्कृति के माध्यम से राष्ट्रों के बीच सहयोग को बढ़ावा देकर शांति और सुरक्षा में योगदान करना है, और ये सतत विकास और अंतर सांस्कृतिक संवाद को बढ़ावा देना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम के बारे में है। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही के अध्ययन से पता चला है कि पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम यानी POS ये आधुनिक भारतीय महिलाओं के बीच एक तेज़ी से और आम स्वास्थ्य समस्या बन गई है। ये भारत में हर 5 में से 1 महिला को PCOS से जूझ रही है। इसमें इसका बांझपन का इलाज कराने वाली 60% महिलाएं PCOS से संबंधित इनकी समस्याओं के कारण PCOS होता है। ये प्रसव की उम्र की महिलाओं के लिए एक बहुत ही नॉर्मल यानी कॉमन बीमारी है। इसके लक्षण क्या होते हैं। तो PCOS से पीड़ित महिलाएं इनको दिवोत्सर्जन नहीं कर पाती और उसमें इंट्रोजन का स्तर उच्च होता है और अंडाशय पर कई छोटे छोटे सिस्ट होते हैं। इससे मासिक धर्म यानी पीरियड का रुकना या अनियमित मतलब टाइम पर नहीं आना और बालों का अधिक बढ़ना और मुहासे यानी पिंपल्स वगैरह निकलना और बांझपन और वजन आदि का बढ़ना होता है। इसके कारण आनुवांशिक प्रवृत्ति, जिसे अक्सर मधुमेह या मोटापे के पारिवारिक इतिहास द्वारा चिन्हित किया जाता है, ऐसे वातावरण के संपर्क में आते हैं जहां या जो ना तो स्वस्थ आहार और ना ही नियमित व्यायाम को प्रोत्साहित करते हैं और तनाव में भरे रहते हैं। ऐसे लोगों को ये समस्या देखने को ऐसे लोगों में मिलती है। तो इसका उपचार क्या हो सकता है। तो इसके उपचार में अपनी जीवन शैली में, अपने खान पान में, रहन सहन में बदलाव लाना चाहिए और दवाओं और प्रजनन उपचार के माध्यम से इसे रोका जा सकता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है तस्मानियाई बाघ के बारे में। तो ये कुछ इस तरह का तस्मानियाई बाघ दिखता था, एकदम अपने यहाँ की बिल्ली की तरह। आइए देखते हैं। तो अभी हाल ही में शोधकर्ताओं ने स्टॉकहोम के एक संग्रहालय में 1891 में संग्रहित एक तस्मानियाई बाघ की सूखी
त्वचा और मांसपेशियों से राइबोन्यूक्लिक एसिड RNA बरामद किया है। तब ये चर्चा में आया है। तस्मानियाई बाघ की पीठ पर बाघ जैसी धारियों के अलावा वह भेड़िए जैसा दिखता था। ये अंतिम ज्ञात तस्मानियाई बाघ 1936 में तस्मानियाई चिड़ियाघर में मृत्यु हो गई इसकी। अब ये मतलब नहीं है। ये एक ऐसा मांसाहारी दल का जीव है जिसे अब विलुप्त माना जाता है। ये आधुनिक समय तक जीवित रहने वाला थाइलासिनिडे परिवार का एकमात्र सदस्य था। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपीय में फैला हुआ था, जो उत्तर में न्यू गिनी और दक्षिण में तस्मानिया तक फैला हुआ था। ये एक शीर्ष शिकारी है जो कंगारुओं और अन्य शिकारियों का शिकार करता है। RNA क्या होता है? तो RNA ये उच्च आणविक भार का एक जटिल यौगिक है जो सेलुलर की और प्रोटीन को संश्लेषण में कार्य करता है। ये कुछ वायरस में आनुवांशिक कोड के वाहक के रूप में DNA यानी डीऑक्सीराइबोनुक्लिक एसिड की जगह लेता है। इसमें फास्फोडाइस्टर बॉन्ड द्वारा जुड़े राइबोज न्यूक्लियोटाइड्स यानी राइबोज शर्करा से जुड़े नाइट्रोजन्स आधार होते हैं। RNA में नाइट्रोजन के आधार पर एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल यह एक एकल फंसे अणु हैं जो आनुवांशिक जानकारी रखता है। RNA में प्रोटीनों का संश्लेषण करता है जिनकी एक जीव को जीवित रहने के लिए आवश्यक होती है। कोशिकाओं का चयापचय को विनियमित करने के लिए ये काम करता है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के बारे में। तो आइए देख लेते हैं। तो अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व की स्थापना की है। ये घोषणा की है कि राज्य में ये राज्य का 7वां और देश का 54वां बाघ अभ्यारण्य यानी बाघ रिजर्व होगा। वीरांगना दुर्गावती बाघ रिजर्व के बारे में जान लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश के सागर, दमोह और नरसिंहपुर जिलों में फैला हुआ है। ये 2339 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और ये मध्य प्रदेश का 7वां बाघ अभ्यारण्य है। इसमें नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य और दुर्गावती वन्यजीव अभ्यारण्य के क्षेत्र भी शामिल होंगे। ये नए रिजर्व बाघों की प्राकृतिक आवाजाही के लिए पन्ना टाइगर रिजर्व को दुर्गावती से जोड़ने वाली एक हरित गलियारा विकसित करेगा। यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी हैं? तो इस रिजर्व में कुछ हिस्से में नर्मदा, यमुना नदी की घाटियों के अंतर्गत आते हैं। इसमें सिंगोरगढ़ किला रिजर्व के भीतर ही स्थित है। सॉरी। यहाँ पर वनस्पतियों में शुष्क पर्णपाती प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं और यह प्रमुख इसमें पुष्प तत्वों में सागौन और साजा, धौरा, बेर, आंवला आदि शामिल हैं। और जंतुओं में बाघ, तेंदुआ, भेड़िया, सियार, भारतीय लोमड़ी, धारीदार लकड़बग्घा, नीलगाय, चिंकारा, चीतल, सांभर, काला हिरण, भौंकने वाला हिरण, कौमोम, लंगूर, रीसस, मकाक आदि यहाँ पे जीव जंतु पाए जाते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है PM किसान योजना के बारे में। यानी PM किसान योजना के लिए एक AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट चैटबॉट जारी किया है। तो ये क्या है? तो अभी हाल ही में भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय नई दिल्ली में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के लिए AI चैटबॉट लॉन्च किया गया है। तो AI चैटबॉट के बारे में जान लेते हैं। ये लाभार्थियों के लिए एक व्यापक मार्गदर्शिका के रूप में कार्य करता है जो उन्हें योजना से संबंधित उनके प्रश्नों का समय पर और सटीक उत्तर प्रदान करेगा। ये केंद्र सरकार की किसी प्रमुख फ्लैगशिप योजना के साथ एकीकृत पहला AI चैटबॉट है। इसलिए ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला AI चैटबॉट है। इसे एक स्टेप फाउंडेशन और भाषिनी के सहयोग से विकसित और बेहतर बनाया गया है। PM किसान शिकायत प्रबंधन प्रणाली में AI चैटबॉट की शुरुआत का उद्देश्य किसानों को उपयोगकर्ता के अनुकूल और सुलभ मंच के साथ सशक्त बनाना है। इसका विकास के अपने पहले चरण में AI चैटबॉट किसानों को उनके आवेदन की स्थिति, भुगतान विवरण और अपात्रता की स्थिति और अन्य योजना संबंधित अपडेट से संबंधित जानकारी को प्राप्त करने के लिए सहायता करेगा। ये PM किसान मोबाइल ऐप के माध्यम से सुलभ AI चैटबॉट को भाषिनी के साथ एकीकृत किया गया है जो PM किसान लाभार्थियों की भाषाई और क्षेत्रीय विविधता को पूरा करते हुए बहुभाषीय समर्थन प्रदान करता है। उन्नत प्रौद्योगिकी के इस एकीकरण से न केवल पारदर्शिता बढ़ेगी बल्कि किसानों को सूचित निर्णय लेने में भी सशक्त बनाएगा।
वर्तमान में चैटबॉट अंग्रेजी, हिंदी और बंगाली, उड़िया, तमिल इन भाषाओं में उपलब्ध है। तो आइए पीएम किसान योजना के बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत में भूमिधारक किसानों की वित्तीय ज़रूरतों का समर्थन करने के लिए फरवरी 2019 में शुरू की गई एक केंद्रीयकृत योजना है। मतलब केंद्रीयकृत योजना का मतलब होता है कि 100% इसका वहन केंद्रीय सरकार द्वारा किया जाता है। यह योजना प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण डीबीटी मतलब डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से काम करती है। इसके माध्यम से पात्र किसान परिवारों को तीन समान किस्तों में लगभग 6,000 रुपये का मासिक वित्तीय लाभ प्रदान किया जाता है। मतलब 2 महीना 2,000 रुपये प्रति महीना। आइए देखते हैं। भारत सरकार ने फेस ऑथेंटिकेशन आधारित ई-KYC की सुविधा वाला एक मोबाइल ऐप भी विकसित किया है। यह ऐप पहला मोबाइल ऐप है जो सरकार की किसी भी लाभ योजना में फेस ऑथेंटिकेशन पर आधारित KYC सुविधा का उपयोग करता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है VVHMEY-H4907 के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो ये एक वायरस है और इसे अभी प्रशांत महासागर की सतह के लगभग 11,000 मीटर नीचे पृथ्वी पर H4907 नामक एक नया वायरस खोजा गया है। यह एक नया वायरस है जो प्रशांत महासागर की सतह से लगभग 11,000 मीटर नीचे खोजा गया है। इस वायरस को बैक्टीरियोफेज के रूप में समझा गया है, जिसका अर्थ होता है बैक्टीरिया खाने वाला। ये हेलोमोनस जीनस के हेलोफिलिक बैक्टीरिया या उच्च नमक सांद्रता वाले वातावरण में रहने वाले बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। ऐसे बैक्टीरिया आमतौर पर गहरे समुद्र के हाइड्रोथर्मल वेंट में पाए जाते हैं। वायरस वास्तव में आनुवांशिक रूप से अपने मेजबान के समान है जो और एक लाइसोजेनिक फेज है, जिसका अर्थ है कि ये अपनी आनुवांशिक सामग्री को बैक्टीरिया में डालता है, लेकिन आमतौर पर उसे मारता नहीं है। इसके बजाय वायरस और बैक्टीरिया दोनों एक ही रूप में प्रतिकृति बना लेते हैं। बैक्टीरियोफेज क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेज, जिसे फेज के रूप में जाना जाता है, ये वायरस है जो जीवाणु और कोशिकाओं को संक्रमित कर दोहराते हैं। वे अर्किया नामक एकल कोशिका वाले प्रोकैरियोटिक जीवों को भी संक्रमित करते हैं। इनकी खोज स्वतंत्र रूप से ग्रेट ब्रिटेन में फ्रेडरिक W. ट्यूबोट ने 1915 में और फ्रांस के फेलिक्स डी हेरेल ने 1917 में की थी। वे पर्यावरण में सर्वव्यापी हैं और पृथ्वी का सबसे प्रचुर जैविक एजेंट के रूप में पहचाने जाते हैं। ये आकार में आकारिकी और जीनोमिक संगठन के बेहद विविध हैं। ये सभी वायरस की तरह फेज सरल जीव होते हैं, जिसमें प्रोटीन कैप्सिड से घिरे आनुवांशिक सामग्री न्यूक्लिक एसिड का एक कोर होता है। न्यूक्लिक एसिड या तो DNA या RNA हो सकता है और ये डबल स्ट्रैंडेड या सिंगल स्ट्रैंडेड हो सकता है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है I2E2 ग्रुप के बारे में। आइए देखते हैं। तो I2E2 ग्रुप में देख लीजिए, ये 4 देश शामिल हैं। इसमें इंडिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका फॉर्मेशन 2021 में हुआ था और इसमें ये 4 सदस्य हैं। आइए देखते हैं। I2E2 समूह ने अभी हाल ही में एक नए अंतरिक्ष उद्यम की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य नीति निर्माताओं, संस्थाओं और उद्यमियों के लिए एक अद्वितीय अंतरिक्ष आधारित उपकरण बनाना है। तो थोड़ा इसके बारे में जान लेते हैं। तो ये भारत, इजराइल, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका का एक समूह है। इस क्षेत्र में बुनियादी ढांचे, परिवहन, समुद्री सुरक्षा से संबंधित मुद्दों से निपटने के लिए इस समूह का गठन 2021 में किया गया था। ये मूल रूप से इसे आर्थिक सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय मंच नाम दिया गया था। उस समय इसे पश्चिमी एशियाई या क्वाड के रूप में भी जाना जाता था। ये अपना पहला आवासीय शिखर सम्मेलन, समूह में पहला आवासीय शिखर मतलब वर्चुअल शिखर सम्मेलन जुलाई 2022 में आयोजित किया था इसने। आइए देखते हैं। तो इस देशों का एक अनूठा समूह कुछ सबसे बड़ी चुनौतियों से निपटने के लिए बैंक योग परियोजनाओं और पहलों की पहचान करता है, जिसमें जल, ऊर्जा,
परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा और प्रौद्योगिकी में संयुक्त निवेश और नई पहल पर विशेष ध्यान दिया जाता है। इसका उद्देश्य बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना, कम कार्बन वाले विकास मार्गों को आगे बढ़ाना और सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार सहित विभिन्न लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निजी क्षेत्रों की पूंजी और विशेषज्ञता को जुटाना है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है फुट एंड माउथ डिजीज़ के बारे में। तो आइए देखते हैं। अभी हाल ही में चंडीगढ़ प्रशासन ने 21,000 से अधिक पशुओं को खुरपका और मुंहपका रोग के खिलाफ टीका लगाया है। तो इसलिए चर्चा में है, ये देखते हैं ये क्या है। तो ये एक अत्यधिक संक्रामक बीमारी है जो मवेशी, भेड़, बकरी और सूअर सहित दो खुर वाले जानवरों को प्रभावित करती है। मिस प्रिंट हुआ है, 2 खुर वाले नहीं, 4 खुर वालों को होता है। ये एक सीमा पर पशु रोग एनिमल डिजीज है जो पशुधन के उत्पादन को गहराई से प्रभावित करता है। मतलब इनसे होने वाले फूड प्रोडक्ट वगैरह, दूध की को प्रभावित करता है, उससे कम हो जाता है और इससे मृत्यु की समस्या अधिक होती है। इसलिए पशुओं में भी कमी देखी जाती है और ये क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय इस व्यापक रूप से इसको ये बाधित करता है। ये किसानों की नहीं बल्कि जानवरों की ये इंसानों की नहीं बल्कि जानवरों की बीमारी है और ये हाथ, पैर और मुंह की बीमारी है जो अलग बीमारी है और जो छोटे जो इन पशुओं के बच्चे होते हैं उनमें ये आम देखी जाती है। इसका कारक क्या है? तो ये खुरपका मुंहपका रोग वायरस के कारण होता है जो पिकोर्नविरिडे परिवार का सदस्य है। इसका ट्रांसमिशन तो ये मुख्य रूप से संक्रमित जानवरों के बीच सीधे संपर्क के साथ दूषित फीड, उपकरण, वाहन, कपड़े और संक्रमित जानवरों की आवाजाही के माध्यम से फैलता है। ये दुर्लभ मामलों में मनुष्यों में भी फैल सकता है। मानव मामले में आमतौर पर इसे हल्के और सीमित होते हैं, मतलब बहुत सीमित मात्रा में मनुष्यों में फैलने का रीजन है देखा गया है। इसमें अन्य वायरल बीमारियों के समान लक्षण होते हैं। लक्षणों में प्रभावित जानवरों में सामान्य लक्षणों में बुखार, जीभ में सूजन आना, होठ और मुंह के अंदर साथ ही खुरों में भी छाले जैसे घाव, इसलिए इसे पैर और मुंहपका रोग कहा जाता है। अत्यधिक लार आना, लंगड़ापन, मतलब लंगड़ा के पशु चलने लगते हैं और कम दूध और मांस का उत्पादन आदि शामिल है। इसका इलाज क्या है? तो इसके इलाज में इसमें टीकाकरण उन क्षेत्रों में FMD के नियंत्रण का एक सामान्य तरीका है जहां ये बीमारी स्थानिक है या जहां इसे फैलने का खतरा अधिक है। टीका लगाए गए जानवर अभी भी वायरस की चपेट में आ सकते हैं, लेकिन बीमारी की गंभीरता को कम करती है। टीका लगने से बीमारी संभावना कम हो जाती है। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट आर्टिकल। तो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है हीराकुंड बांध के बारे में। तो आइए देखते हैं। हीराकुंड बांध के अभी 6 गेट खोलने के एक दिन बाद अधिकारियों ने जलाशय का एक अतिरिक्त पानी निकालने के लिए 16 और स्लुइस गेट खोले हैं। तो ये इमरजेंसी के लिए स्लुइस गेट लगाए गए होते हैं, तो अभी पानी अधिक बढ़ने के कारण खोला है। आइए देखते हैं। तो हीराकुंड बांध ये उड़ीसा के संबलपुर से लगभग 15 किलोमीटर की दूर महानदी पर बना है। ये दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। ये ध्यान रखना, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि दुनिया का सबसे लंबा मिट्टी का बांध है। लगभग 16 मील और लंबाई लगभग 26 किलोमीटर है। ये बांध एक विशाल जलाशय का निर्माण करता है जिसे हीराकुंड जलाशय या हीराकुंड झील के नाम से जाना जाता है। ये एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। ये भी इम्पोर्टेंट है, एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील है। इसका बैकग्राउंड देखते हैं। तो ये स्वतंत्रता के बाद भारत में शुरू की गई पहली बहुउद्देशीय परियोजनाओं में से एक है। इसका निर्माण 1948 में शुरू हुआ और 1953 में पूरा हुआ। इसका निर्माण महानदी के प्रवाह को नियंत्रित करने और क्षेत्र में बाढ़ की बारहमासी समस्या को रोकने और प्रबंधन करने के लिए किया गया था। ये बांध का उद्घाटन 1957 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था और इसका उद्देश्य बोलांगीर, सुवर्णापुर, बरगढ़ और संबलपुर में 1,08,385 हेक्टेयर रबी वाली जो फसलें होती हैं और 1,55,635 हेक्टेयर की खरीफ की फसलों के लिए सिंचाई की सुविधा करना था। इसे हीराकुंड बांध में स्थापित बिजली उत्पादन की क्षमता में 359.8 मेगावाट की बिजली का उत्पादन होता है और महानदी डेल्टा में लगभग 4,36,000 हेक्टेयर से अधिक भूमि में बिजली घर से छोड़े गए पानी से सिंचित होती है। ये कटक और पुरी जिलों के डेल्टा के क्षेत्र में जो 9500 वर्ग किमी के क्षेत्र को कवर करते हैं।
को भी हीराकुंड परियोजना के कारण ही बाढ़ से सुरक्षा मिलती है। इसकी संरचना कैसी है? तो ये बांध निर्माण में ग्रेनाइट, कठोर कंक्रीट और मिट्टी का सबसे अधिक उपयोग किया गया है, इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा मिट्टी का बांध कहा जाता है। ये दाहिनी और चंडी डुंगरी पहाड़ियों से बाईं और लमडुंगरी पहाड़ियों तक फैला है। हीराकुंड बांध का मुख्य संरचना लगभग 4.8 किलोमीटर लंबी है। ये लगभग 8,340 वर्ग किलोमीटर जलाशय क्षेत्र है और बांध कंक्रीट, चिनाई और मिट्टी की एक मिश्रित संरचना है। यहाँ पे एक मवेशी द्वीप भी पाया जाता है। तो ये हीराकुंड जलाशय में एक छोटा सा जलाशय है, छोटा सा द्वीप है। ये जंगली मवेशियों का एक बड़ा झुंड रहता है यहाँ, और माना जाता है कि ये उन मवेशियों के वंशज हैं जिन्हें 1950 के दशक में बांध के निर्माण के समय ग्रामीणों द्वारा छोड़ दिया गया था। महानदी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि महानदी पे ये हीराकुंड डैम बना है। तो महानदी ये भारत के में पूर्व की ओर बहने वाली प्रमुख प्रायद्वीपीय नदियों में से एक है। इसका उद्गम छत्तीसगढ़ के धर्मंतरी जिले के सिहावा पर्वत श्रृंखला से होता है। आइए देखते हैं इस मैप में। तो ये सिहावा पर्वत है यहाँ छत्तीसगढ़ में, धर्मंतरी जिला में, और यहाँ से ओरिजिनेट होके ये उड़ीसा और मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। यहाँ पे हीराकुंड डैम बना है और ये जाके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है, पारादीप के पास में। ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा से होते हुए पूर्वी दिशा में बहती है। इसका बेसिन का जलग्रहण और छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के प्रमुख हिस्सों और झारखंड और महाराष्ट्र में मध्य प्रदेश के तुलनात्मक रूप से छोटे से हिस्सों तक फैली हुई है। इसकी लंबाई लगभग बंगाल की खाड़ी में समाप्त होने से पहले कुल 860 किलोमीटर की दूरी तय करती है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है प्लवक यानी प्लैंकटन के बारे में। आइए देखते हैं। तो अभी समुद्री वैज्ञानिकों का कहना है कि थाईलैंड की खाड़ी के कुछ क्षेत्रों में प्लवक की सामान्य मात्रा से लगभग 10 गुना अधिक है, जिससे पानी चमकीला और हरा हो गया है, जिससे समुद्री जीवन खत्म हो रहा है। आइए जानते हैं इसके बारे में। तो ये शब्द प्लैंकटन ये ग्रीक से लिया गया है। भटकने वाला शब्द या घूमने वाले से आया है। एक जीव को प्लवक माना जाता है यदि वह ज्वार और धाराओं द्वारा ले जाया जाता है और इन ताकतों के खिलाफ चलने के लिए एक पर्याप्त रूप में तैर नहीं सकता। सबसे बुनियादी श्रेणियों में प्लवक को 2 समूह में विभाजित करती है। इसमें फाइटोप्लैंक्टन पौधे और ज़िप्लैंक्टन यानी जानवर। फाइटोप्लैंक्टन ये सूक्ष्म पौधे हैं, लेकिन वे समुद्री खाद्य जाल में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। भूमि पर पौधों की सतह फाइटोप्लैंक्टन सूर्य की किरणों को ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए प्रकाश संश्लेषण करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। ज़िप्लैंक्टन में सूक्ष्म जानवर यानी क्रिल, समुद्री घोंगे, पेलजिक कीड़े आदि पाए जाते हैं। इसमें बड़े अकशेरुकीय और मछली के बच्चे और जेलीफिश जैसे कमज़ोर तैराक शामिल हैं। अधिकांश ज़िप्लैंक्टन फाइटोप्लैंक्टन को खाते हैं। तो आइए देखते हैं प्लैंक्टन ब्लूम क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, ये फाइटोप्लैंक्टन की जब जनसंख्या अधिक इसका विस्फोटन होने लगता है और सूर्य का प्रकाश और पोषक तत्व पौधों को प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं, तब इसको एल्गल ब्लूम या प्लैंक्टन ब्लूम कहते हैं। वे जब बढ़ते हैं और उस स्तर तक प्रजनन करते हैं जहाँ वे इतने घने होते हैं कि उनकी उपस्थिति उस पानी का रंग बदल देती है जिसमें वे रहते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं चित्र में, इसका कलर चेंज दिखाई देगा। इसका कलर एकदम गाढ़ा हरा है और इसका दूसरे टाइप का है। आइए देखते हैं। ब्लूम त्वरित घटनाएं भी हो सकती हैं जो कुछ दिनों के भीतर शुरुआत और समाप्त हो जाती हैं। वे कई हफ्तों तक भी चल सकती हैं। ये पौधों में इतने घने हो जाते हैं कि जिस पानी में रहते हैं उसका ही रंग बदल देते हैं। तो ये थाईलैंड की खाड़ी में अभी देखा गया है, तो थाईलैंड की खाड़ी को भी देख लेते हैं। तो ये थाईलैंड की गल्फ ऑफ थाईलैंड है, ये मलेशिया है और स्टेट ऑफ मलक्का, साउथ चाइना सी। तो आइए देखते हैं इसके बारे में थोड़ा। तो ये प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में स्थित दक्षिणी चीन सागर का एक उथला सा प्रवेश द्वार माना जाता है इसको। ये थाईलैंड, कंबोडिया और वियतनाम देशों से घिरा हुआ है।
इस खाड़ी को पहले सियाम की खाड़ी के नाम से जाना जाता था और आधुनिक थाई भाषा में इसे खाड़ी को एओ थाई यानी थाई खाड़ी भी कहा जाता है। कई उल्लेखनीय नदियां अपने मीठे पानी और तलछट को थाईलैंड की खाड़ी में बहाती हैं, जिनमें चाओ फ्राया नदी के साथ साथ इसकी सहायक नदियां बैंग, पाकोंग, था और चीन और माई क्लोंग नदियां शामिल हैं। हमारे इसमें सहायक नदियां, तो इसमें सहायक नदियों में इसकी महानदी की मुख्य सहायक नदियों में शिवनाथ नदी, जोंक नदी, हसदेव नदी, मांड नदी और इब नदी, ओंग नदी आदि और तेलन नदी आदि हैं इसकी सहायक नदी। आइए देखते हैं, हमारा आज का आर्टिकल समाप्त हुआ। थैंक यू।